हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो मेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई होगी। आज का मेरा टॉपिक होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित जो टॉपिक है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, एक बड़ा टॉपिक है। तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से भारतीय राष्ट्रपति के टॉपिक को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन यदि संभव नहीं हो पाया तो अपनी इस वीडियो को हम लगभग 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो टॉपिक है हमारा आज का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए। राष्ट्रपति का जिक्र भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में किया गया है, राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी के पास शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 52 के अनुसार क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद वो कौन सा होगा? अनुच्छेद होगा 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कुछ आज टॉपिक के हिसाब से अनुच्छेद सीरियल में नहीं भी हो सकते हैं, तो मैं जो भी टॉपिक चलता रहेगा उसके अनुच्छेद साथ साथ बताता चला जाऊंगा। अब अपने अगले जो पॉइंट की तरफ चलते हैं, और अगला जो अनुच्छेद है मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। लगभग अनुच्छेद 58 का जिक्र करना चाहूँगा सबसे पहले, जिसमें राष्ट्रपति की क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात हुई है। क्वालिफ़िकेशन कह सकते हैं या योग्यताएं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। तो योग्यताओं के विषय में यदि मैं बात करूं तो भारत का राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है। पहला पॉइंट है, कौन बन सकता है भारत का राष्ट्रपति? वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, जो भारत का नागरिक हो, वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी क्या योग्यता है इसकी? मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप साथ साथ याद कर सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु, न्यूनतम मतलब कम से कम जो आयु है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए इसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरी योग्यता है उसके पास क्या होनी चाहिए कि वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है। उसके अंदर वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है या राष्ट्रपति बनने जा रहा है, वो व्यक्ति किसी लाभ के पद पर ना हो। भारतवर्ष में किसी लाभ के पद पर ना हो। ये बातें राष्ट्रपति की क्वालिफ़िकेशन को एक्सप्लेन करती है। अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। एक तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, और लाभ के पद पर ना हो। भारत में किसी भी सरकारी नौकरी और या अन्य लाभ के पद पर ना हो।
बढ़ते हैं बेटा आगे। अब बात करते हैं अपने अगले अनुच्छेद के बारे में। अगला अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद अगला है, एक अनुच्छेद है हमारा 54 अनुच्छेद, आर्टिकल 54। इसकी जो मुख्य हेडिंग है, पहले हम वो मुख्य हेडिंग बना देते हैं। निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल कि चुनाव में भारत का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका निर्वाचक मंडल कौन कौन सा है, अर्थात चुनाव में कौन कौन व्यक्ति हिस्सा ले सकता है। चुनाव में कौन कौन व्यक्ति हिस्सा ले सकता है। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार ये बातें बताई जाती हैं। तो 54 के अनुसार क्या स्थिति है? 54 की स्थिति है, इसमें पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, संसद के निर्वाचित सदस्य। ये पॉइंट ज़रूर लिखना होगा, निर्वाचित सदस्य। संसद में दो तरह के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि ये निर्वाचित सदस्य या संसद में जो कुल सदस्य हैं वो क्या है, तो संसद, हम लोग बात करते हैं संसद में लोकसभा की, और हम लोग बात करते हैं संसद में किसकी? राज्यसभा की बात करते हैं। क्या कहता है लोकसभा और राज्यसभा? लोकसभा में कुल सदस्य 545, और इसमें से दो सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत किए जाते हैं, अर्थात 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं और दो सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा, आंग्ल भारतीय समुदाय के द्वारा दो सदस्य क्या किए जाते हैं? मनोनीत होते हैं। ये दो सदस्य कौन होते हैं? ये दो सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन। जबकि राज्यसभा की बात की जाए तो कुल सदस्य की जो संख्या है वो है 245, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो हमने ऊपर क्या लिखा है कि संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मतलब कि लोकसभा के लगभग 543 सदस्य जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित मतलब चुनाव लड़कर आते हैं। ये दो सदस्य वोट नहीं देंगे। जबकि 245 में से लगभग कितना? 233 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित हैं, और लगभग 12 सदस्य जो मनोनीत हैं वो वोट नहीं करते। इसका मुख्य कारण है कि मनोनीत होने वाले लोकसभा में जो कितने सदस्य बताए हम लोगों ने? 2 सदस्य बताए, और राज्यसभा में मैंने कितने सदस्य बताए? लगभग 12 सदस्य बताए। ये राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। इसका कारण है कि इनको राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। तो इसलिए इनको अधिकार नहीं दिया गया है कि भाई ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लें। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने वाला जो पहला पॉइंट था वो तो था हमारा कि संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके चुनाव में हिस्सा लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? भारत के जो राज्य हैं, जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के निर्वाचित, भारत के जो राज्य हैं उन सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य, केवल हम लोग विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा के सदस्य, जितने सदस्य निर्वाचित हैं। यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ मनोनीत सदस्यों को हिस्सा वोट देने का अधिकार नहीं देंगे। तो भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में जो विधानसभाएं हैं जहाँ एमएलए के चुनाव होते हैं, वो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये कहता है कि दिल्ली व पांडिचेरी, ये किताब में कहीं कहीं पर पुदुचेरी भी लिखा हुआ दिखाई देता है। दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभा है
दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लगभग भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, 70वां संशोधन 1992 में किया गया था। तब अधिकार दिया गया था कि ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ, और अब जिक्र करते हैं हम अनुच्छेद 55 का। अनुच्छेद 55 में जो मुख्य हेडिंग बनेगी वो बनेगी निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति, चुनाव होता कैसे कैसे है, वोटिंग कैसे कैसे होती है। तो लगभग एक शब्द का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो आप उस शब्द को देख लें। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कई बार, तो हम बोलते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त विधि के द्वारा किया जाता है। इस शब्द को जरूर याद रखेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त विधि के द्वारा किया जाता है। यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में जो उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, उस व्यक्ति के लिए या उस उम्मीदवार के लिए लगभग 50 प्रस्तावक 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये सदस्य ही होते हैं लोकसभा या विधानसभा के। तो ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उस उम्मीदवार के लिए के साथ होने चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते वक्त एक निर्वाचन आयोग में फॉर्म भरते वक्त एक जमानत राशि की भी बात की जाती है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है। तो वो है लगभग 15,000 रुपये, जिसे कैश सबमिट करा सकते हैं, डीडी बना सकते हैं और पोस्टल ऑर्डर पीओ कर सकते हैं। और ये 15,000 रुपये जमानत राशि होती है, ये ज़ब्त हो जाती है। ये ज़ब्त का मतलब है ये सिक्योरिटी के तौर पर अमाउंट सबमिट होता है। यदि टोटल कोटे का, निश्चित कोटे का अगर किसी व्यक्ति को 1/6 वोट प्राप्त नहीं होता है, तो ये जो 15,000 रुपये हैं जमानत राशि के, ये ज़ब्त हो जाते हैं। और ज़ब्त होने के बाद ये कहाँ सबमिट हो जाते हैं? आरबीआई में जमा हो जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मत क्या होता है? एक वैल्यू लेकर चलते हैं हम लोग। चूँकि हमने बताया कि इसमें जो राष्ट्रपति को चुनाव में वोट देते हैं, एक तो संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो जितने भी राज्य हैं वहाँ की जो विधानसभाएं हैं, उनमें ये जो सदस्य होते हैं, इन्हें हम लोग विधायक बोलते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, राष्ट्रपति के चुनाव में मत का मूल्य निकाला जाता है, वोट की वैल्यू निकाली जाती है, उसके बाद ही उनका एनालिसिस किया जाता है। तो मत मूल्य, अगर हम एक विधायक के मत का मूल्य देखें कि उसके वैल्यू कितनी है, उसकी वोट की वैल्यू कितनी है, तो एक विधायक की जो है, हम टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं। टोटल पॉपुलेशन और विधानसभा सदस्य, और ये विधानसभा सदस्य की जो संख्या है, और ये संख्या हमें कौन सी लेनी है, ध्यान रखिएगा।
ये संख्या हमें लेनी है, निर्वाचित जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्यों की संख्या लेनी है। और इस तरीके से एक फॉर्मूला तैयार होता है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो निर्वाचित है इंटू 1/1000। इसे हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो एक विधायक की वैल्यू निकल जाती है। ये टोटल पॉपुलेशन जो है हर 10 साल के बाद जो ये बढ़ जाती है, इसका कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन जनसंख्या का जो हमने आधार वर्ष है, जो ये विधायक की मत का मूल्य निकाला जाता है, ये किस जनसंख्या पर निकाला जाता है कि भाई हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, जनसंख्या बढ़ जाती है, तो ये टोटल पॉपुलेशन को हम लोग कैसे लेते हैं। तो जो जनसंख्या का आधार वर्ष है वो 1971 है। 1971 में जनसंख्या का आधार वर्ष लिया गया था और ये 1971 से 2026 तक चलेगा। 2026 तक ये जो टोटल पॉपुलेशन वाली जो हम वैल्यू लेते हैं, ये 1971 आधार वर्ष और 2026 तक इसको मानकर चला जाएगा। 2026 में ये आधार वर्ष जो है बदल जाएगा। तो हम तो एक विधायक की जो वोट है उसकी वैल्यू निकाल रहे थे। एक विधायक के बाद एक सांसद, एक विधायक के बाद एक सांसद की वोट का क्या मूल्य होगा, इसको देख लेते हैं एक बार थोड़ा ध्यान से। सभी राज्यों, ध्यान से देखेंगे कि सभी राज्यों के विधायकों, सभी राज्यों के विधायकों के वेट, इसे हम लोग ऐसे मिटा लेते हैं, के विधायकों के मत मूल्य, मत वोट का जो मूल्य है उसका योग प्लस यहाँ हम लोग 1992 में जो 70वां संविधान संशोधन किया था, जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधायक हैं उनका मत का मूल्य भी हम लोग साथ साथ ले लेंगे यहाँ पर। और इसके अपॉन में यहाँ इस तरीके से संसद की सदस्य संख्या, और ये संसद की जो सदस्य संख्या है ये हम लोग निर्वाचित वाली लेंगे। कितनी बैठेगी दोनों को मिलाकर, ये बैठेगी 766। ये 766 कैसे बैठेगी, एक बार इसको देख लीजिए कि लोकसभा में हम लोग निर्वाचित सदस्य कितने ले रहे हैं, 543 ले रहे हैं, और राज्यसभा में हम लोग निर्वाचित सदस्य कितने ले रहे हैं, 233 ले रहे हैं। तो दोनों को मिलाकर लगभग कितनी बैठ जाती है, 776 बैठ जाती है। तो एक सांसद का जो मत का मूल्य है वो लगभग 708 बैठता है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कुछ नोट्स हैं, कुछ पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट जो हम लोगों को यहाँ पढ़ लेने चाहिए इससे संबंधित। हम लोग जानते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि एक जो सांसद है, एक सांसद का मत मूल्य जो है, एक सांसद का जो मत मूल्य है वो कितना होगा, वो लगभग 708 है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि किसी राज्य की विधानसभा, अच्छा ये विधानसभा हम लोग बात कर रहे हैं जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो अगर भंग हो जाए किसी वजह से, अभी तो ऐसा संभव तो नहीं है, पर यदि किसी एक राज्य की, 2 राज्य की, 5 राज्य की विधानसभाएं भंग हो जाएं, सरकार गिर जाए, या जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों में विधानसभाएं भंग हो जाएं, उसके साथ साथ
जो संसद का जो लोकसभा है वो भी भंग हो जाए तो फिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे संसद का परमानेंट हाउस होता है, संसद का जो परमानेंट हाउस है जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, उसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में कही गई है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 71 में और क्या कहा गया है? अनुच्छेद 71 में ये कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है, भारत के राष्ट्रपति के संबंधित कोई अगर विवाद है, तो उस विवाद का जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। ये बात भी कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 71 में ही लिखी हुई है। इसको थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद क्या कहता है हमारा? सबसे पहले तो अनुच्छेद का नाम लिख लेते हैं। अनुच्छेद है हमारा 60, अनुच्छेद 60। और अनुच्छेद 60 की जो मेन हेडिंग है वो है शपथ, ओथ। जब राष्ट्रपति के उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें एक शपथ लेनी पड़ती है अपने पद ग्रहण करने से पहले। तो वो शपथ क्या लेते हैं उसको देख लेते हैं कि वो शपथ किस चीज़ की लेते हैं। तो यहाँ हम लोग पॉइंट लिखेंगे शपथ का। भारत के राष्ट्रपति संविधान के रक्षा करने की शपथ लेते हैं और साथ साथ लोगों के कल्याण के लिए शपथ लेते हैं। लोगों के कल्याण करने के लिए शपथ लेते हैं। तो संविधान की रक्षा करने की, लोगों के कल्याण करने की ये शपथ जो है ली जाती है, ये किसके समक्ष ली जाती है? ये भी बात पॉइंट है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, जो चुनाव जीतकर आए हैं, उन्हें शपथ आवश्यक रूप से सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शपथ दिलाते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर किसी कारणवश ये एब्सेंट हैं तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, वो ये आगे का जो कार्य है वो संपन्न कराएंगे, ये शपथ दिलाएंगे। ये शपथ दिलाएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि शपथ वैसे आवश्यक रूप से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो एब्सेंट हैं, अपने पद पर नहीं हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश इस कार्य को संपन्न कराएगा। यहाँ एक और बात बताई जाती है कि भाई जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो जब भी उनका चुनाव होगा तो लगभग 25 जुलाई को वो शपथ लेते हैं। 25 जुलाई को ये शपथ लेते हैं। 25 जुलाई को ही शपथ क्यों लेते हैं? इसका मुख्य कारण है क्योंकि इस दिन लगभग 25 जुलाई को 1977 में हमारे भारत के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था नीलम संजीव
नीलम संजीव रेड्डी जी ने निर्विरोध राष्ट्रपति की शपथ ली थी। निर्विरोध राष्ट्रपति की शपथ ली थी। तो उस दिन से जब जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तब तब जो है 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति की शपथ ली जाती है। इस बात को आप ख्याल में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ। तो अगला जो अनुच्छेद है, अगला अनुच्छेद कौन सा है? अगला अनुच्छेद है हमारा 56, अनुच्छेद 56। और इसका जो मुख्य टॉपिक होगा, मुख्य जो हेडिंग होगी वो होगी राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति के कार्यकाल, टेन्योर के बारे में बात करते हैं कि यदि राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं, पद की शपथ ले लेते हैं, अपने पद पर बैठ जाते हैं, तो उनके कार्यकाल के विषय में क्या क्या बात की गई है। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि एक तो राष्ट्रपति का जो स्वतः कार्यकाल होगा वो कुल 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष तक के लिए ये व्यक्ति अपने चुनाव जीतकर अपने पद पर बने रहेंगे, राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का जो पद है वो 5 वर्ष से पहले ही रिक्त हो जाता है, 5 वर्ष से पहले खाली हो जाता है, तो खाली होने के बाद जो नए चुनाव कराए जाएंगे वो 6 महीने के अंदर होने चाहिए। सॉरी, 6 महीने के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। किसी कारणवश कोई आकस्मिक घटना हो जाती है, डेथ हो जाती है, पद खाली हो जाता है, वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है नए चुनाव 6 महीने के अंदर होने चाहिए। अब ऐसा मान के चलते हैं कि कोई राष्ट्रपति, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, अपने पद ग्रहण करने के 2 साल के बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। वैसे तो कुल जो टाइम था वो 5 वर्ष था, कोई व्यक्ति अपने पद पर 2 साल के लिए बना रहा, बच गए आगे के 3 साल। तो क्या जो 6 महीने के बाद जो नए चुनाव हो रहे हैं, तो क्या नया राष्ट्रपति केवल 3 साल के लिए बनेगा? ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा 5 साल के लिए होगा। ये यहाँ पर लिख देते हैं, 5 वर्ष के लिए होगा। और एक हम शब्द नोट कर लेते हैं कि शेष अवधि के लिए चुनाव नहीं होते हैं। शेष अवधि के लिए चुनाव नहीं होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 5 साल के लिए, आज अगर कोई राष्ट्रपति बन गया और 2 वर्ष के बाद उन्होंने क्या कर दिया है, रिज़ाइन कर दिया है, तो बनना तो उन्हें 5 साल तक था, लेकिन 2 साल में ही रिज़ाइन कर दिया, जो 3 साल बच गए हैं उनके। तो जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो ऐसा नहीं है कि 3 साल के लिए बनेगा। वो नए चुनाव 6 महीने के अंदर जैसे ही होंगे, 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। और जो नया राष्ट्रपति है वो कुल 5 साल के लिए ही बनेगा। वो भी नया व्यक्ति भी 5 वर्ष के लिए ही अपने पद पर आसीन रहेगा। अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोगों को क्या कहता है, भारत देश के अंदर कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये बात अनुच्छेद वैसे तो 57 में कही गई है कि कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि उसको एक ही बार चुनाव लड़ने की परमिशन है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव कितनी बार भी लड़ सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे इनके राष्ट्रपति के कार्यकाल की। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपने पद से रिज़ाइन दे देता है या राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो राष्ट्रपति के एब्सेंट हो जाने पर जो भारत के, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। ये बात अनुच्छेद 65 में कही गई है, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक था। तो अनुच्छेद 65 में ये बात कही गई है कि अगर राष्ट्रपति एब्सेंट हो जाते हैं, राष्ट्रपति के एब्सेंट होने पर जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो कार्यवाहक के रूप में
कार्य करेंगे। ये तब तक कार्य करेंगे जब तक नए राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं आ जाते। अगला है कि अगर राष्ट्रपति अपना पद छोड़ना चाहे, यदि राष्ट्रपति अपना पद छोड़ना चाहे तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना इस्तीफ़ा या अपना जो रिज़ाइन है वो किसको सौंपेंगे? वो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे, वो भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। और भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो इस बात की सूचना किस बात की कि देश के राष्ट्रपति ने रिज़ाइन दे दिया है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को रिज़ाइन दिया गया और भारत के उपराष्ट्रपति सबसे पहले जो इसकी सूचना है वो किसको देंगे? वो इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे और ये जिम्मेदारी है उपराष्ट्रपति की कि इसकी सूचना तुरंत के तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष को दी जाए। नोट कर सकते हैं आप इस पॉइंट को, थोड़ा राहत रहेगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। एक अनुच्छेद है भारत के राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ, और वो अनुच्छेद कौन सा है? एक अनुच्छेद है 361 और इसमें क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तो उसके पास कुछ अधिकार होते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट तरीके के मैं विशेष अधिकार बता रहा हूँ, और ये विशेष अधिकार कौन कौन से हैं थोड़ा सा इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। कि पहला पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी कोर्ट जो है, कोई भी कोर्ट, भारत की सुप्रीम कोर्ट हो या देश की हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ कोई नोटिस जारी नहीं कर सकती। जब तक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक कोई भी कोर्ट राष्ट्रपति को कोई नोटिस जारी नहीं कर सकती। दूसरा, जब तक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है उस पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ दीवानी या फौजदारी के जो केस हैं वो नहीं लगेंगे। तीसरा एक पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट क्या कहता है? अगर दीवानी मामले में कोई मसला फंसता भी है तो दीवानी मामले में लगभग 2 महीने पहले राष्ट्रपति को क्या देनी होगी? सूचना देनी होगी। और सूचना में क्या क्या होगा? सूचना में होगा कि एक तो जो शिकायत करी गई है उस शिकायत की प्रकृति क्या है, दूसरा शिकायतकर्ता का नाम, उनके खिलाफ शिकायत कर कौन रहा है, उस व्यक्ति का पता, और जो अन्य सूचनाएं हैं वो अन्य सूचनाएं राष्ट्रपति के पास पहुंचनी चाहिए 2 महीने पहले लगभग। तो ये हमारा आज का जो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ। राष्ट्रपति से जुड़ी हुई कुछ और बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन वो मैं अपनी अगली वीडियो में शेयर करूँगा। आज भर के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इसके विषय में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो, ये जानकारी बहुत ही हेल्पफुल होगी, और आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो के बाद चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।